नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं 4 बड़ी खबरें। तो शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं। पहली बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी आज 18वें आसियान भारत सम्मेलन को संबोधित कर देंगे। आर्थिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी मंथन होगा। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर प्रतिज्ञा यात्राओं के साथ कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली करेगी। प्रतिज्ञा यात्रा की पहली रैली गोरखपुर से शुरू होगी। तीसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर पंजाब की राजनीति में नई पारी देखने को मिल रही है। कांग्रेस की बढ़ सकती है चुनौतियां, कैप्टन का पटियाला की सीट पर है असर। चौथी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर एमपी में थमा चुनाव प्रचार। आज से डोर टू डोर प्रचार शुरू होगा। कांग्रेस और बीजेपी अगले 2 दिन तक करेंगी बैठकें और बनाएंगी रणनीति। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18वें आसियान भारत सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच सामरिक साझेदारी की समीक्षा होगी। इसके साथ ही कोरोना के बाद आर्थिक सुधारों के चलते व्यापार और निवेश के क्षेत्र में हुई प्रगति पर भी चर्चा होगी। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन कोरोना महामारी, अंतर्राष्ट्रीय विकास, व्यवसायों और अन्य मुद्दों पर भी केंद्रित होगा। इसके साथ ही सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य, कनेक्टिविटी और शिक्षा, संस्कृति समेत प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही कोरोना महामारी के बाद आर्थिक सुधार समेत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी मंथन होगा। आपको बता दें कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन हर साल आयोजित होता है और इसके जरिए भारत और आसियान को उच्चतम स्तर पर जुड़ने का भी अवसर मिलता है। नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की थी। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी आज आसियान सम्मेलन का संबोधन करेंगे। 18वें आसियान सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों पक्षों के बीच सामरिक, आर्थिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी चर्चा होगी। और इसी पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, आसियान को लेकर 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को आज प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर सकते हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? ये आसियान सम्मेलन जो है ये बेसिकली भारत और जो प्रशांत क्षेत्र से जुड़े हुए जो देश हैं, एक तरह से जो पूरब के इलाके में जो देश हैं उसको वो सम्मेलन हमेशा होता है। 18वां सम्मेलन है ये, और उससे जुड़े हुए जितने भी देश हैं भारत के साथ उसके बड़े प्रगाढ़ संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है, सामरिक संबंध है, उनका विदेश नीति बहुत अच्छा है और सांस्कृतिक संबंध इन लोगों के इन देशों के साथ भारत का रहा है। और ये आसियान जो सम्मेलन है, आसियान के सदस्य देश जो हैं आपस में मिलकर बहुत सारी सांस्कृतिक चीजों को भी आदान प्रदान करते हैं। और ये माना जा रहा है क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक साक्ष्य ये रहा है कि ये जो आसियान कंट्री के जो देश हैं भारत से उसके बेहतर संबंध रहे हैं। पुराने जमाने में इसके साथ जो है कई तरह के सांस्कृतिक सरोकार भी भारत के साथ था, लेकिन अभी जो है ये जो दुनिया में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारी चेंजिंग होती जा रही है। ऐसी स्थिति में अभी जो है कोरोना को लेकर जो विश्वव्यापी एक संकट है उसको लेकर इस पे काफी बातचीत होगी और भारत अपना पक्ष रखेगा। दुनिया आसियान देशों में जो भी चीज हो रहा है कोरोना को लेकर उस पर भी इसमें चर्चा होगी। इसके अलावा जो है सांस्कृतिक स्तर पर, विदेश नीति पर, व्यापारिक स्तर पर, निवेश, भारत में कितना निवेश हो सकता है या भारत भी इन देशों में क्या निवेश करता है, इस पर भी चर्चा होगी। और ये चर्चा जो है ना ये बहुत ही मधुर स्थिति में चर्चा होती है। अब देखना होगा कि इस पर जो है आसियान कंट्री के जो सदस्य देश हैं इस पर क्या निर्णय लेते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं। चूंकि आगे जो है 2022 में जो है इस जो आसियान का जो है 30 बरस पूरे होने वाले हैं, तो हो सकता है बड़ा आयोजन भी हो सकता है आने वाले समय में। और ये जो है प्रधानमंत्री मोदी का ये जो वर्चुअल इस पर जो संबोधन होगा ये काबिले गौर है, चूंकि प्रधानमंत्री आसियान को लेकर जो है काफी जो है एक्टिव रहे हैं। और भारत का जो मोदी सरकार बनने के बाद भारत की जो एक नीति उनकी है मोदी सरकार की, एक्ट ईस्ट, तो एक्ट ईस्ट नीति के तहत जो है ना ये आसियान कंट्री को हमेशा जो है तरजीह देते रहे हैं। माने पूरब के क्षेत्र इलाकों में, प्रशांत महासागर के इलाकों में जो देश हैं उसके साथ भारत के संबंध सरोकारों को लेकर जो है ना इन्होंने एक नीति बनाई थी एक्ट ईस्ट करके। तो वो उस नीति को आगे और बढ़ाने के लिए, उसको प्रगाढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए भारत हमेशा जो है
इसमें आगे रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जाहिर सी बात है कि जो भी निर्णय लेंगे, जो भी बातें कहेंगे, वो बातें जो है इस इलाके के विकास और संवर्धन के लिए ही करेंगे। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इस बातचीत में जो है कोरोना पर खासकर बातचीत होनी है, शिक्षा को लेकर बातचीत होनी है और स्वास्थ्य को लेकर बातचीत होनी है। इसके अलावा व्यापार, निवेश और सामरिक चीजें तो शामिल रहती ही हैं, क्योंकि इन देशों के साथ भारत के संबंध, व्यापार और सामरिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। देखना होगा कि बदलते जो दुनिया की जो तस्वीर बदल रही, जो राजनीति बदल रही है, जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, उसमें भारत क्या कुछ ऐलान करता है, भारत क्या कुछ सहयोग देता है इस सम्मेलन में, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल अखिलेश जी, लेकिन अगर देखा जाए बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और आसियान भारत के मुद्दों पर भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आज बात करने वाले हैं। अगर पिछली बार की बात करें तो 17वें सम्मेलन में भी बातचीत यहाँ पर की गई थी, अब इस बार भी बात जो है वो की जाएगी। तो इससे क्या देखा जाए, भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकती है ये बातचीत? ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये बैठक हर साल होती है। ये पिछले 2 साल से इस बैठक में समझिए कि बैठक पीछे भी हुई थी, कोरोना काल में भी हुई थी, कोई बैठकें रुकती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अभी जो हालात हैं, दुनिया के जो हालात हैं, भारत के जो संघर्ष हो रहे हैं, कई इलाकों में संघर्ष चल रहे हैं, चाइना बॉर्डर पर है, पाकिस्तान के साथ है, कई स्तर पर जो है फिर जो है कई नए नए संगठन दुनिया में बने हैं, क्वाड बना है, ये तमाम चीजें जो है सब पर चर्चा हो सकती है। और इसका मूल कहानी ये है कि परंपरा को आगे बढ़ाना, अपने आपसी संबंध को आगे बढ़ाना। और भारत हमेशा शांति का देश रहा है, शांति हमेशा चाहता है कि दुनिया में शांति रहे। भारत की स्थिति ये ऐसी रही है कि किसी भी देश पर ये कभी कोई आक्रमण नहीं करता, कभी किसी की जमीन हड़पने की कोशिश नहीं करता, हमेशा शांति से व्यापार और संवर्धन की बात करता है। जाहिर सी बात है, जो भारत सरकार का मैंने पहले ही बताया कि एक्ट ईस्ट जो नीति है उसको और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहल करेंगे। और जाहिर सी बात है, इससे आसियान कंट्री के जो देश हैं उस देश के साथ भारत जो है ना और मजबूती के साथ सामरिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये जो व्यापारिक स्तर को और तरजीह देंगे, ताकि कोरोना पीरियड के बाद जो दुनिया ये तस्वीर बदली है, उस तस्वीर में भारत अपनी भूमिका इसमें खोजेगा और भारत अपनी भूमिका के तहत ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर प्रतिज्ञा यात्राओं के साथ ही कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली भी करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनता के बीच इसकी घोषणा के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर चुना। यहां के चंपा देवी पार्क में प्रियंका 31 अक्टूबर को रैली निकालेगी। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रतिज्ञा रैली शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन लखीमपुर की घटना के बाद इसे किसान रैली में बदल दिया गया था। वहीं अब यूपी विधानसभा चुनाव में जाने से पहले जन समर्थन जुटाने और कांग्रेस का विजन बताने के लिए चल रही प्रतिज्ञा यात्रा की पहली रैली गोरखपुर में होगी। इस दौरान प्रियंका 8 प्रतिज्ञाएं जनता के सामने रखेंगी। यूं तो पहले ही प्रियंका इसके बारे में साफ कर चुकी हैं और यही प्रतिज्ञाएं जनता के बीच पहुंचाने के लिए भी यात्रा निकाल रही हैं। हालांकि प्रियंका योगी के गढ़ में जब इन प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगी तो उसका अलग संदेश जाने की उम्मीद है। तो आपको बता दें कि क्या प्रियंका गांधी योगी को चुनौती दे रही हैं, क्या प्रियंका गांधी सीएम को चुनौती दे पाएंगी, एक बड़ा सवाल यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस महासचिव के गोरखपुर में बड़ी रैली भी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही प्रतिज्ञा यात्राओं के साथ कांग्रेस बड़ी प्रतिज्ञा रैली करेगी। प्रतिज्ञा यात्रा में पहली रैली गोरखपुर से होगी, जो कि सीएम योगी का गढ़ माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है गोरखपुर और वहीं से प्रतिज्ञा रैली की शुरुआत प्रियंका गांधी करने वाली हैं। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव गोरखपुर में बड़ी रैली होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी योगी को चुनौती देती हुई दिखाई दे रही हैं और हमारे साथ में संवाददाता
हमारे साथ संवाददाता घनश्याम चौरसिया जुड़ गए हैं। जी घनश्याम, आपसे जानना चाहेंगे, प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत प्रियंका गांधी गोरखपुर से कर रही हैं, क्या वाकई में योगी को चुनौती देती हुई दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, ये जिस प्रतिज्ञा यात्रा को प्रियंका गांधी गोरखपुर से एक शुरू करेंगी, ये रैली है गोरखपुर में, चंपा देवी पार्क है, वहाँ का सबसे बड़ा रैली पार्क है, वहाँ से वो शुरुआत करेंगी जिसकी रैली है। लेकिन इसके पहले बात करेंगे कि इसके पहले जो प्रियंका गांधी वाड्रा का जो मैसेजेस था, वो मैसेजेस उनको देना था वाराणसी से, लेकिन वो कैंसिल हो गया। यानी सबसे पहले उन्होंने देने की जो कोशिश, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र से ताल ठोकने की बात कर रही थी। उसके बाद लखीमपुर किसान कांड हुआ, किसान आंदोलन कांड हुआ, जो बहुत चर्चित रहा। उसके बाद से इनके प्रोग्राम्स और प्लान में बदलाव आए। अब वो योगी के गढ़ में जाकर के योगी से खिलाफ ताल ठोकने की कोशिश कर रही है। और इनका जो ये प्रतिज्ञा यात्रा है अंशुल, ये प्रतिज्ञा यात्रा यहाँ का सबसे बड़ा इनका चुनावी यात्रा है। इससे बड़ा क्योंकि अभी जो इनकी स्ट्रेटेजी कमेटी है या फिर इनकी जो निर्णायक समिति है, जो ये तय करती है स्ट्रेटेजी कमेटी कि क्या करना है, एक सलाहकार समिति होती है, फिर स्ट्रेटेजी कमेटी होती है। तो सलाहकार समितियों के ने पूरे उत्तर प्रदेश में लिख करके दिया, स्ट्रेटेजी कमेटी ने फिर उस पर स्ट्रेटेजी बनाया। और अब उसके बाद जो है इस स्ट्रेटेजी कमेटी ने ये तय किया है कि प्रियंका गांधी किस तरीके से करेंगी। हालांकि इसकी शुरुआत भी प्रियंका गांधी ने ही किया था, आकर के लगातार बैठक करके। यानी वो सबसे बड़ा धारदार हथियार जो कांग्रेस का है, वो योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में, उनके मठ से, वहां उनके कर्म भूमि से वो जो है शुरुआत करने जा रही है। इसके भी अलग अलग मायने हैं। एक तो 31 अक्टूबर को ही जो है वो एक तरफ जो पूर्व प्रधानमंत्री और इनकी दादी जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि भी है वहां पे, वहां से उनको वो भी एक साधने की कोशिश होगी कि उस दिन से वो वहां से साधेंगे। दूसरा, योगी आदित्यनाथ का अपना वो जमीन है, जिस जमीन से इसके पहले 31 साल पहले राजीव गांधी ने वहां पे मई था 1991, वो वक्त है मई 1991 में वहां से रैली किया था। उसके बाद 31 साल बाद ये प्रियंका गांधी वहां से रैली करने जा रही है। इस महीने में भी काफी ऐतिहासिक है। तो कई मायने में ये अलग संदेश देने की कोशिश होगी प्रियंका गांधी का। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए योगी आदित्यनाथ की चुनौती, वो कितना चुनौती लेते हैं या फिर वहां की जनता कितनी चुनौती लेती है, तो अभी बता दें कि पूर्वांचल के उस गढ़ में जो तकरीबन गोरखपुर से ही शुरू किया जाता है, वहां पर पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ का पूरी तरीके से चाबुक है पूरा। आप समझ लीजिए कि हिंदू हुआ वाहिनी जो योगी आदित्यनाथ जिसके संरक्षक है, जो उनकी खुद की एक अपना संगठन है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, तो वो वहां पे पूरी तरीके से सक्रिय है। वहां पे जो बगल के जिला महाराजगंज, वहां से पांचों के पांचों सीट जो है किसी के खाते में 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, एक निर्दलीय है, वो भी जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, क्योंकि मंच साझा कर रहे हैं। यानी पांचों के पांचों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। अगल बगल के भी जो गोरखपुर की भी सीटें ठीक उसी तरीके से, सांसद विधायक सब भारतीय जनता पार्टी के। कुशीनगर देवरिया में भी 1-2 सीटें हैं जो इनकी उनकी है। तो ऐसे में उस जगह से एक मैसेज तो पूरे उत्तर प्रदेश को दिया जा सकता है। लेकिन वहां पे अगर लोकल लेवल की अगर बात करें तो वहां पे साधना बहुत टफ होगा प्रियंका गांधी को। मैसेज तो ये दूर तक जाएगा, लेकिन ये साधना बड़ा टफ होगा प्रियंका गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। जी बिल्कुल घनश्याम जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की राजनीति में नई पारी खेलने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के खिलाफ खेले जाने वाले इस पारी में उन्हें दूसरे दलों से गठबंधन पर भी कोई ऐतराज नहीं है। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सत्ता में बरकरार रहने की कोशिश में जुटी कांग्रेस की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। अपनी नई पारी में कैप्टन कितने असरदार साबित होंगे ये तो फिलहाल वक्त तय करेगा, लेकिन वो जितना भी वोट हासिल करेंगे उसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। कैप्टन का पटियाला और उनके आसपास की सीट पर असर है और वो अकेले सभी सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो उनके साथ इक्का दुक्का उम्मीदवार जीत दर्ज कर पाएंगे। वहीं कांग्रेस की मुश्किल कैप्टन से ज्यादा भाजपा है। कांग्रेस की
मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान यहां पर हो सकता है। कैप्टन का पटियाला की सीट पर असर भी देखने को मिलता है। पंजाब में कैप्टन खेल कर सकते हैं। पंजाब की राजनीति में नई पारी की शुरुआत कैप्टन कर सकते हैं और इसके साथ ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उन्हें गठबंधन करने से भी कोई गुरेज नहीं है। और इसी पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश वकील जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जी अखिलेश जी, पंजाब की अगर बात करें तो कांग्रेस की परेशानी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं और वो नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। तो कांग्रेस की परेशानी किस तरीके से बढ़ जाएगी? देखिए, कांग्रेस जो है पंजाब में एक तरह से घिर गई है और ये जो है उसको इस चक्रव्यूह से निकलना लगता है कि आगे क्या होगा कांग्रेस की रणनीति। लेकिन अभी जो फिलहाल दिख रहा है उसे लगता है कि कांग्रेस को घेरने की पूरी कवायद जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह कर लिए हैं। और उसके पीछे मूल कहानी क्या है कि जब से वो कांग्रेस से निकले हैं, हटे हैं, तो उसके बाद जो है अभी जो है कल उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें नई पार्टी की घोषणा तो उन्होंने नहीं की। हालांकि उन्होंने कहा कि नई पार्टी की घोषणा हम जल्द करेंगे। और आज जो है सबसे बड़ी चीज है, अपडेट ये है कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की फिर से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है। अब ये मुलाकात, हालांकि ये कहा जा रहा है कि किसान के मसलों पर मुलाकात हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी को और अमित शाह को ये पहले कहा था कि किसान के मसलों को हल किया जाए और किसान के मसले जब हल हो जाएंगे तभी उनके साथ गठबंधन किया जा सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी जिस तरह से जो है किसान के मसले पर चुप बैठी हुई है और कैप्टन अमरिंदर सिंह किसान मसले को हल करना चाहते हैं, इसमें से क्या रास्ता निकलता है ये देखना होगा। अगर किसान का मसला नहीं निकलता है, नहीं हल होता है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर बीजेपी के साथ जाते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी कई तरह के सवाल उठेंगे, फिर कांग्रेस इनको घेर देगी। तो ऐसी स्थिति में जो है ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ऐसा नहीं है कि भीतर से वो बहुत सहमे हुए भी हैं। अब उधर जो पंजाब में जो खेल होगा उसमें कांग्रेस घिर रही है। जाहिर सी बात है कि एक तरफ जो है कांग्रेस होगी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो काफी मजबूत पार्टी वहां हो गई है, तीसरी तरफ जो है अमरिंदर सिंह और बीजेपी का गठबंधन होता है तो ये होगा, और चौथी तरफ जो है ना अकाली और समझिए कि ये बीएसपी का गठबंधन बना हुआ है। तो चार गठबंधन कहिए, चार पार्टियां वहां पर आपस में लड़ती दिखेगी। ऐसी स्थिति में वोटों का कटना ये स्वाभाविक चीज है। पिछले चुनाव में बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों के वोटरों ने कांग्रेस पर यकीन किया था, कांग्रेस को वोट दिया था और सरकार उसकी बनी थी, बड़ी मजबूती की सरकार बनी और उसके अगुवा भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ही थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो राष्ट्रवादी छवि है उसका लाभ मिला था उसको। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह से पार्टी को तोड़कर या पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाकर राजनीति करना चाहते हैं, उसका एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि उसमें बहुत बड़ा वोट बैंक तो कटता नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि सिख जो सवर्ण सिख हैं वही उनके साथ हो सकता है, जा सकता है, लेकिन यही वोट बैंक बीजेपी का भी है और यही वोट बैंक समझिए कि अकाली का भी है। तो देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का वोट बैंक कितना करता है। शहरी इलाकों में हो सकता है कि कांग्रेस पर इसका असर पड़े, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी जो है ना कांग्रेस की स्थिति मजबूत लग रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एमपी में चुनाव प्रचार थम गया है। बुधवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हुआ था। आज से डोर टू डोर प्रचार शुरू होगा। कांग्रेस और बीजेपी अगले 2 दिन तक बैठकें करके रणनीति बनाएंगे और दोनों ही रणनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। एमपी में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर 30 तारीख को मतदान होगा और 2 नवंबर को मतगणना होगी। तो एमपी में चुनाव प्रचार थम चुका है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 30 तारीख को मतदान और 2 नवंबर को मतगणना होगी और इसके साथ ही आज से डोर टू डोर प्रचार भी शुरू होगा। कांग्रेस और बीजेपी अगले 2 दिन तक बैठकें करेंगी। बैठकें कर दोनों पार्टियां नई रणनीति बनाएंगे और दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी में चुनाव प्रचार थमा। कांग्रेस और बीजेपी अगले 2 दिन तक बैठकें करेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में उपचुनाव की, तो एमपी में अब चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है। 30 तारीख को मतदान होंगे, 2 नवंबर को ऐलान किया जाएगा। क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए चारों सीट के उपचुनाव की, तो जिस प्रकार से कल यानी बुधवार के दिन 5 बजे के बाद जो चुनाव प्रचार हैं वो पूरी तरह थम गया है। मगर बात की जाए दोनों ही राजनीति पार्टी की, तो दोनों ही पार्टी अब तो डोर टू डोर जाएगी और जो आम जनता है उनसे मुलाकात करेगी और उनको बताएगी कई तमाम योजनाओं के बारे में। और बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष बताएगी सरकार के बारे में कि सरकार ने जो कई लाभकारी योजना है वो नहीं शुरू की। मगर बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी के जो दिग्गज नेता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात की जाए, जो मंत्रिमंडल हैं उनकी बात की जाए, तो सभी जमीनी स्तर पर हैं और आज से जो डोर टू डोर कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। मगर देखने वाली बात है कि एक माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति तय की गई है, जिसमें बीजेपी पार्टी डोर टू डोर जनसंपर्क तो करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, मगर प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को बताते नजर आएंगे। और साथ ही मंत्रियों को जवाबदारी दी गई है कि बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क करते रहें और लगातार फीडबैक लेते रहें। और साथ ही देखने वाली बात है कि जो प्रदेश सरकार के द्वारा कई योजनाओं के समय जो हितग्राही हैं उनको लाभ मिला है, तो ऐसे हितग्राहियों को जनसंपर्क में यानी डोर टू डोर जो कार्यक्रम जो आज से शुरू हो जाएगा उसमें शामिल किया जाए, साथ में मौजूद रहें और लोगों को एक उदाहरण दे कि ऐसे हितग्राहियों को भी प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिला है। मगर देखने वाली बात यह है कि जहां कांग्रेस पूरी तरह आक्रामक रूप में नजर आ रही है, जहां जो प्रदेश सरकार है यानी बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में बताएगी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे को लेकर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान आज से शुरू करेगी। और देखने वाली बात है कि प्रत्याशी साथ में मौजूद रहेंगे और भ्रष्टाचार और महंगाई और कोरोना काल में जिस प्रकार से लोगों को परेशानी आई थी, ऐसे तमाम मुद्दों को लेके बिल्कुल बिल्कुल विवेक, एमपी में अब चुनाव प्रचार थम चुका है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर लगा दी है। 30 तारीख को मतदान होगा, 2 को मतगणना यहां पर की जाएगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि ये सबसे पहले देश।